आप थोड़ा हंसना कम कीजिए। आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे रावण के खानदान से आए हो। इस तरह का हंसना, इसको हंसी नहीं कहते हैं, इसको ठहास कहते हैं, जो राक्षस लगाया करते थे। आदमी इस तरह से नहीं हंसते, मनुष्य की तरह से हंसा कीजिए, ताकि हमको लगे कि हम आदमियों के बीच में कविताएं पढ़ रहे हैं। मुंह भगवान ने अच्छा नहीं दिया है तो हंसी अच्छी निकाला कीजिए। हाँ सर, रावण ऐसे ही हंसता था, बच्चे डर जाते। हमारे पिताजी बहुत गाली देते। हमको ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले भी इधर जो बातचीत कर रहे हैं इधर चले आइए, इधर चले आइए, पीछे के लोग। भैया जा रहे हैं? ये कहाँ मतलब पीछे? अरे इतने कम लोग हैं। अच्छा जाइए जाइए, जल्दी जाइए। हमारे समय ही सब शुरू होता है, जानते हैं लोग। पंडित जी आए हैं तो सब कर लीजिए, क्या करेंगे। हमारे पिताजी बहुत गाली दे। थोड़ा सा आप जागृत हो जाए तो हम बहुत बढ़िया सुनाते हैं। हमारी दिक्कत क्या है कि हम आदमी कम हैं और कवि ज़्यादा हैं। हम उस समय जब मतलब नेट पीएचडी उस समय के हैं जब सरकारी नौकरियां 20-20 लाख में बिकती थी, तो अपने पास पैसे नहीं थे, तो नहीं तो हम अभी तक कुलपति होते। गलती से कवि हो गए, इनके बीच में बैठना पड़ रहा है हमको, इनकी भी हंसी सुननी पड़ रही है। जिनके घर वाले नहीं सुनते उनकी हंसी सुन रहे हैं खड़ा होकर। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम बहुत पढ़े लिखे आदमी, हम एक शब्द आपको हमेशा नहीं बोलेंगे जिससे आपको कोई कष्ट हो, किसी को कष्ट हो। बस आप आनंद के साथ सुनिए। हमसे आप कितना बढ़िया सुनवा लेते ये आपके ऊपर है। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप हमको ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हाँ, तब आनंद आएगा। समझ में आए तो भी तालियां बजाइए, न समझ में आए और जोर से बजाइए, ताकि हमारा भ्रम बना रहे कि विधुना का अर्थ केवल यही नहीं होता। विधुना विशेष रूप से धुना, विधुना जिस व्यक्ति को भी जहाँ विशेष रूप से धुन दिया जाए, धुनना मतलब समझते हैं कई अर्थ होता है, तो जिसको ठीक से धुन दिया जाए वो जगह विधुना है। तो यहाँ हर आदमी आना चाहता है और अपनी कविताएं धुनवा के जाना चाहता है। तो आप मेरे लिए भी थोड़ी तालियां बजाइए। आप बाद में व्याख्या कीजिएगा, बीच में ऐसे कीजिएगा तो हमारा उड़ जाएगा। पंडित से कथा सुनते समय बीच में टोका नहीं जाता, हाथ जोड़ के चुपचाप कथा सुननी चाहती है, और जहाँ नंबर आया हुआ भगवान की जय बोल दी जाती है बीच में। हाँ, बीच में ना बोलिए, इशारा ना कीजिए। आइए सर, मैं शुरू होता हूँ। स्वागत। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली देते थे। कोई दरवाजे से गुजरे उसको गरियाना शुरू कर दे, और गांव के लोग समझते थे कि मतलब बुजुर्ग पंडित जी हैं, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो वो कुछ बोलते नहीं थे। अब पिताजी और बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन भर गांव के लोगों को गाली दी, ऐसा वो क्या करे कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और खूब गाली देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, तो दौड़ा के पीटता भी है, दौड़ा के पीटता भी है। तो हम इतने महान उच्च कुल आ जाइए, क्रम से आते हैं लोग, तो मुझे मतलब डर लगता है, इसलिए कोई नहीं। अब थोड़ी देर सुन लीजिए, हमारे बाद जो कभी आए तो उठ के चले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारे सामने जैसे कि क्या है, हम बड़े उच्च कुल खानदान के हैं, और ये भी दरबार है, और बड़ा महापुरुष के स्मृति में ये भव्य आयोजन है। और ये केवल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत सारे देश की यात्रा की है, मैंने इनको बताया नहीं था क्योंकि उतना नाम ये नहीं रट सकते जितने देशों की हमने यात्रा की है, तो इनको बताया नहीं था मैं, नहीं तो ये भी मेरे परिचय में बोलते कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नटिंगम, बर्मिंघम, बाथ, सलाव, कार्डिफ, तुर्की, सब तमाम जगहों पे गया हूँ। मेरी एक समस्या है कि मैं माइक से कह नहीं सकता कि आप बैठ जाइए। बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है।
और जिसको हम बैठा देते हैं उसको फिर कोई भगवान भी उठा नहीं पाया आज तक। या तो गया बैठाते हैं और कुछ हमारे गोत्र के हों उधर पुष्कर उसकर ले जाके बैठाते हैं। हम आपको छंद सुनाते हैं, आनंद लीजिएगा, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा, जैसे जैसे हमको याद आता जाएगा सुनाते जाएंगे। ठीक है, सुनाऊं ना? स्वागत पंडित जी, वाह, हाँ सुनिए। जिंदाबाद। दो बड़े कवि बैठे हैं, ये राम जी वाले हैं और वो वीर रस वाले हैं, खून खराबा उनकी भी बाकी है अभी। तो हमारा क्या है ना, हमारा कुली खानदान इतना उच्च कोटि का है कि हम घर के समस्याएं से मतलब सवेरे 3 बजे हमारी ट्रेन इटावा आ गई थी और तब से पत्नी फ़ोन कर रही है, इधर भाई साहब फ़ोन कर रहे हैं क्या व्यवस्था करनी है, इतना सवेरे कैसे आ गए। अब वही ट्रेन एक ही आती है, दूसरी व्यवस्था आती तो 8 बजे आती। इधर ये लगाए हैं, पत्नी पूछ रही है कहाँ व्यस्त हो, इतना फ़ोन कहाँ व्यस्त है। हम कह अरे भाई साहब अभी पहुँचे हैं यहाँ, 5 बजने दो। कह रहे हैं देखो बटोगे तो कटोगे। अब देश के लिए लगा है, हमारे घर ही में लग रहा है कि बटोगे तो कटोगे। हम अपने खानदान, अच्छा आपको अब समझ में आई है? हाँ, तो ये देश की समस्याएं बाद में ही समझ में आती है। हम आपको एक बहुत निर्गुण भक्ति भाव का छंद सुनाते हैं, सुनिएगा। आप जितना जैसे जैसे सुनिएगा हम उतना बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे और ज्ञान वाला भी सुना देंगे उसी में। तो ज्ञान वाला न आए ये जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं गलती से नहीं कह रहा हूँ, मैं सही में बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने को बहुत नीच स्तर का करके इस तरह की रचनाएं सुनाता हूँ, वरना मैं बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति हूँ। तो आप रचनाएं सुनिए। जब हमारे दादा 85 बरस के हो गए तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। आप समझेंगे कि इसके पास ही मिस कॉल क्यों आया। हम ब्राह्मण उच्च कुल के, मंत्र हमारे अधीन, देवता हमारे अधीन, तो हमारी बातचीत होती है। अब ये इसमें हंसने का कौन विषय, क्या मतलब ये चाह के भी किसी को स्वर्ग नहीं भेज सकते, और ये भेजेंगे भी तो मानेगा कौन? मंत्र तो हम जानते हैं। तो स्वर्ग और नरक से हमारा परिचय। स्वर्ग में लोग मिले या ना मिले, नरक में आप मिले थे मुझसे। और जो कृत्य है इनका इस जन्म में, इससे सिद्ध होता है कि अगला जन्म भी इनका वही जाएगा जहां से ये आए हैं। तो ये वहां जाना है। आप छंद सुनिएगा, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, सब लोग मिलके बजाइए। हम आपको बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, नहीं तो फिर भी हम भक्ति भाव सुनाने लगेंगे। तो दादा का फोन, दादा से हमने कहा कि अंतिम इच्छा है, बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग, मृत्यु करीब है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है। सुनिए कि मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं मैं। सिकरवार जी भी करे वाह भाई वाह। एक छंद और सुनिए, आपको सुनाते हैं, एक छंद और सुन लीजिए। मृत्यु से हास, हम आप प्रबुद्ध लोग हैं, हमारा परिश्रम देखिएगा, आनंद लीजिएगा। भारत में शास्त्रों में, हमारे यहाँ शास्त्र में ये प्रचलित है, मंगलम मरणम यत्र। मृत्यु जो है मंगलकारी, ये केवल भारतवर्ष में होती है। बाकी जगह लोग कैसे कब मर जाए उसका कोई कहीं लिखित इतिहास पुराण में कुछ लिखा नहीं। मंगलमयी मृत्यु, मृत्यु का भी मंगलमयी कामना यदि की गई है तो वो भारत में है। ये भारत की महानता है, ये हमारी संस्कृति की महानता है। और कोई व्यक्ति पूरा का अपनी आयु भोग के मरता है तो हम उनकी स्मृतियों में भव्य आयोजन करते हैं और वर्षों तक उनको याद रखते हैं। मैं 5 काफी है, इतना काफी है, 5 तालिये में इतने के लिए ठंड में यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इतना तो मैं घर से सब्जी खरीदने निकलता हूँ तो हमारा मुंह देख के लोग बजा देते हैं।
हाँ, खाली सब्जी खरीदे निकले तो मुंह देख के लोग बजा देंगे, अरे पंडित जी कल आपने क्या बड़ी बात कही थी, क्या बड़ी, आप सुनिए। अरे भैया आप खड़े हो जाइए, हम पैर छू लेंगे, हम कर लेंगे वो। नहीं कोई नहीं, होता है। मेरे सम्मान में ऐसे ही कई लोग खड़े हैं। अरे अभी जब इटावा उतरे तो शास्त्री जी 1.5 घंटे तक खड़े रहे हमारे सम्मान में, चौराहे पे शास्त्री जी खड़े रहे। जब आपका फोन आया, हाँ वो शास्त्री जी खड़े रहे और हम लटूरी भैया मिल के कह रहे कि भाई आप तो अब बैठ जाइए, हमारी गाड़ी आने में लेट है, आप महान हैं, आप मतलब प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों खड़े हैं? लेकिन वो नहीं बैठे, शास्त्री जी खड़े रहे शास्त्री चौराहे पे, तो आप तो आदरणीय, तो उसका खड़ा रहना। आप छंद सुनिए, आप बहुत बढ़िया लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, मतलब आप जबरदस्ती भी तालियां बजा रहे हैं, नहीं मन कर रहा वहाँ। आप एक छंद सुनिए और चमत्कार देखिए। टेलीविजन खरीदा गया 1985 में, हमारे गांव में बिजली आई, बाबूजी टीवी देखने बैठे और यहाँ से चमत्कार पैदा होता है, सुनिएगा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। शब्दों से जुड़िए तो आनंद आएगा, बैठने और पसरने में अंतर है। आप जैसे बैठे हैं उसको बैठना बोलते हैं, हमारे ये 2 महान पुरुष जैसे छित रहे हैं सोफे पे, इसको पसरना बोलते हैं, फैलना, फैल के बैठ। शब्द से जुड़िए, कविता शब्द व्यंजना में चमत्कार का नाम है, आनंद लीजिएगा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन, आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख, केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। अच्छा आप भी हंस मुस्कुरा रहे हैं, आप मंच को देखिए, माइक से हम कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, और दोनों प्रबुद्ध कर रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये दोनों कर रहे हैं बहुत अच्छे। आप बताइए इस कविता पे ये संचालक, आप समझिए कितना तीव्र बुद्धि के हैं। हम माइक से कह रहे गुजर गए बाबूजी, कह रहे वाह वाह बहुत अच्छे। बाबूजी के गुजरने में कोई ताली बजाता है? ये दोनों महान जो है आज, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया है और बहुत देर से जमा रहे हैं। एक छंद और आपको, अच्छा एक बहुत मजेदार बात है, बिल्कुल नया है लटूरी भाई, स्वागत, 1 साल के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, स्वागत। बिल्कुल नया है, आप इसको सुनिए, आशीर्वाद दीजिए, बस 1 साल छोड़ दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे एक भाई, जैसे फुटकर में आप ताली बजा रहे हैं, तो हम इसको नापते किस एंगल से कि कितने लोग कामयाब हैं और कितने लोग हमारे पक्ष में नहीं, इसको नापने का यंत्र है। जैसे हमारे एक भाई हैं, वो लेखपाल है, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लेखपाल बड़ा मतलब आमदनी का रास्ता है। क्यों इसमें हंस क्यों रहे? हमारे तरफ के तो लेखपालों की बहुत चांदी है, आपके तरफ हो सकता है कि सामान्य जीवन जी रहे हो, हमारे यहाँ तो कोनो लेखपाल सामान्य है ही नहीं। अच्छा हर बात में बोलते हैं, मैंने शाम को जब आएंगे तो 10-20 हज़ार रुपये उनके पॉकेट में बिना ATM का रहता है, बिना निकाले, और किसी काम में वो दिखाते हैं। जब सब्जी भी खरीदे जाएंगे वो कह दे कि एक गोभी का दाम 30 रुपया, तो कहेंगे 20 रुपया, हम लेखपाल हैं तुम नहीं जानते हो। हर बात में कहते हैं ना, बच्चों का एडमिशन तो कहे कि फीस हमारा स्ट्रक्चर ये है, तो कहे कुछ नहीं हम लेखपाल हैं। हर बात में आदत, घर में भी कोई कह दे कि भाई थोड़ा सा आज ये कम है, तो कहे तुम लोग नहीं जानते हम लेखपाल हैं। उनकी आदत हो गई है आज हर बात में कहने कि हम लेखपाल हैं, हम लेखपाल हैं। एक दिन लौट रहे थे कहीं से, तो बीच में सुनसान एरिया में जंगल, थोड़ा सा छोटा सा जंगल, वहाँ उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब दूर दूर तक जो है कि कोई मैकेनिक नहीं, बनाने वाला नहीं, ठेल ठाल के कुछ दूर गए तो एक मकान दिखाई दिया, एक कोठरी थी, उसमें एक बल्ब जल रहा था। वहाँ गए तो कहे कि देखिए हम लेखपाल हैं। तो उधर से एक महिला निकल के आई, कही तो बताइए,
कहे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो कहे मैकेनिक यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जाइए बुला के लाइए। कहा इतनी रात को हम कैसे जाएंगे, हम लेखपाल हैं। तो कहे कि हम तो महिला हैं, तो हमारे यहाँ आप कैसे रह सकते हैं। कहे देखिए हम लेखपाल हैं। कहा कि ठीक है आप लेखपाल हैं, लेकिन हमारा एक ही कोठरी है और एक ही चौकी है, आप कहाँ रहेंगे। कहा कि उसी में रात बिता लेंगे, हम लेखपाल हैं। अब वो वहाँ मतलब उसके चौकी पे सोए। सवेरे जगे तो इनके जगने के पहले वो महिला मुर्गियों को दाना खिला रही थी। तो लेखपाल साहब जगह कहे कि ये कितनी मुर्गियाँ हैं। कहे कि देखिए इसमें 30 तो मुर्गियाँ हैं और 15 मुर्गे हैं। कहे कि लेकिन ये हमारे समीकरण के हिसाब से अनुपात सही नहीं है। मुर्गियाँ 25 हैं, मुर्गे 15 हैं, ये कैसे हो सकता है। महिला ने कहा कि देखिए इसमें काम के 5 ही हैं, 10 लेखपाल हैं। तो ये हमारा तरीका है नापने का कि इस कभी सम्मेलन में काम के तो 5 ही लोग हैं, बाकी लेखपाल समझ में आ रहा है। तालियां समवेत रूप में बजाइए ताकि लगे कि आप कविता सुन रहे हैं। राम की बात कर रही थी। केवल भारतीय संस्कृति ऐसा है जहां एक नारी की रक्षा के लिए एक गिद्ध भी आतताई से युद्ध करता है, वरना विश्व की संस्कृति में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई गिद्ध किसी नारी की रक्षा के लिए लड़ा हो। पुल बनाने का इतिहास हमारा है। हमने पहले नल नील के माध्यम से राम सेतु का निर्माण किया, तब जाकर के विश्व ने पुल बनाना शुरू किया। सहिष्णुता का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। एक सवैया आपको सुनाता हूं कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहां निज शक्ति यथा करते हैं। और सेतु बना कर के नल नील शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं। कि औषधिला हनुमान जहां रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं। और धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते हैं। धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते हैं। हमारे गजेंद्र भाई श्रृंगार पे सुना रहे थे, एक छंद इस पे सुन लीजिए। श्रृंगार से वीर रस, दोनों रस एक दूसरे के विरोधी हैं, रस आता कैसे है। श्रृंगार रस हास्य रस एक साथ नहीं होता। हम श्रृंगार रस में हास्य रस ला रहे हैं कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया है। भारत ने चांद के ऊपर। हम पहली बार दुबई गए तो एक शेख साहब कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया, आप आनंद लीजिएगा। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी सुंदरता भरी हुई। जब दृष्टि बदली, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन की चाहे कोई भी विषम परिस्थिति आए, कभी भी सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला। जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा डॉक्टर चौबी योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। अच्छा हम गांव के आदमी, हमको लगा अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा।
हम पासपोर्ट रखे और मुस्कुरा के जाने लगे। अब जिसका कैंसिल होता है वो रोते हुए जाता है, बोले "आ, इधर आ, इधर आ, इधर चल, हमने तुम्हारा कैंसिल किया, तुम रो क्यों रहे, हंस क्यों रहे हो?" हमने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। तो जीवन का कौन सी विषम स्थिति, किस अमंगल के गर्भ में कौन सा मंगल छिपा है, ये कोई नहीं जानता। आप एक श्रृंगार से हाथ से सुनिए। एक सुंदर सी नायिका गांव के खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। कोई नहीं, ये अलवर राजस्थान के बहुत बड़े कवि, राष्ट्रपति सम्मानित हैं। इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मंच से सुना है, मोदी जी कई बार नीचे बैठ के सुने हैं, हमारे लटूरी लठ भाई बहुत बड़े संचालक हैं, टुंडला में पाए जाते हैं। ये गौरी मिश्रा जी नैनीताल, ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन कभी आप लोटा लेके काशी घाट किनारे आइएगा, हम आपके बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, अंत तक हम ही काम आएंगे। जब हम मन बनाने की कोशिश करते हैं तब बीच में कोई न कोई ऐसे चला आ रहा है जैसे लाल कपड़ा देख के काशी में सांड चला आता है। मैं कई बार हाथ जोड़ चुका कि हमारा मुंह ऐसा है, मनहूस चेहरा भले है, कभी मैं बहुत बड़ा हूं। आप पंक्तियां सुनिए भैया, थोड़ी देर सुन बैठ जाइएगा। हैं तो हम बाभन बहुत निरीह ब्राह्मण हैं, लेकिन माइक पे हमको क्षत्रिय समझिए। हाँ, वो न सुने तो हम खुद मर सकते हैं, बिना कुछ किए भी हम मर जाएंगे, फिर आपको हमारी भी मूर्ति लगवानी पड़ेगी और एक कवि सम्मेलन का खर्चा बढ़ जाएगा आपको, और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप आप तो तब लगेगा जब हम मतलब राक्षस होंगे, पाप नहीं लगेगा, कभी सम्मेलन करवाना पड़ेगा। अच्छा वो सुनिए, मैं कह रहा था एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरी और गांव का देखिए, आप इस समय आप कविता सुन रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, और एक महान विभूति की स्मृतियों को नमन करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत में चाहे भारत के बाहर जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं इस वास्तु शास्त्र के नहीं होते हैं। मैं आदरणीय विनीत चौहान जी की पावन उपस्थिति में कह रहा हूँ, इस तरह की बैठक व्यवस्था पूरे भारत में कहीं नहीं होती। लोग मतलब कुर्सी लगा के बैठे रहते, कोई इधर घूमते, कोई मूंगफली खाते हैं, लेकिन आप सब बढ़िया से सुन रहे हैं। ये तो मैं हंसने हंसाने के लिए कह दे रहा हूँ, अपना विघ्न टालने के लिए। आप छंद सुनिए और आनंद लीजिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है, पूरा गांव नायिका का अनुगामी हो जाता है। सुने, शेख साहब ने शराब की बात कही थी कि गोरी 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 पगडंडी से कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि गोरी गोरी गोरी, गोरी कह रहे हैं, गौरी नहीं कह रहे हैं। हाँ, बिना मतलब क्या आप हंस रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं क्या हमको? हम गोरी कह रहे हैं, गौरी समझ के हंस रहे हैं। अरे ऐसे थोड़े होता है। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का एक छंद और सुनिए,
हमारे प्रिय गजेंद्र प्रियांशु जी, वाह वाह पंडित जी, वाह 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 ऐसे ऐसे ही जब पीछे देखूंगा ये वाह वाह करेंगे, इनकी मजबूरी है, तो थोड़ा ऐसे ही वाह वाह करते रहिए, हमारा भी भरम बना रहे कि हम एक छंद और सुनिए, आपको मजा आएगा। इश्क मोहब्बत जो है ये केवल अब कहने की बात हो गई है, यथार्थ में कुछ होता नहीं है। हमारे भाई सुना रहे थे और इधर नौजवान उछल उछल के दांत दे रहे थे, खूब ताली बजा रहे थे, रात रात भर तुमको गाया, तो और आप खूब बजा रहे थे। ऐसा कुछ यथार्थ में है नहीं, आज के युग में बिल्कुल बदल गया है कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। कविता हमेशा, आप बहुत बढ़िया सुन रहे, आप बहुत बढ़िया सुन रहे, 4 लाइन और सुन लीजिए। कविता हमेशा, वाह वाह वाह, कोई नहीं नहीं कोई नहीं, आप तो आपको आना ही था। आप क्यों नहीं आते, आप न आते तो फिर आ पधारी। बीच बीच में जाते हैं लोग, सामने से जाते हैं तो थोड़ा दुख होता है कि हाँ सामने से जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए। मैं कह रहा था हाँ, यथार्थ में आज यदि रसखान भी होते, कविता इर्द गिर्द जो वातावरण होता है कविता उसी से पलती है, वही देख के आदमी लिखता है। हम लोग जो सामने चल रहा है उसी परिवेश में व्यक्ति कविताएं करता है। आज यदि रसखान भी होते तो क्या लिखते, आज न कृष्ण है न राधा है तो लिखते क्या, कब तक मतलब उधर से काम चलाते इधर उधर से, यथार्थ में लिखना पड़ता, क्या लिखते। कोचिंग छोड़ महेश सुरेश, कोचिंग छोड़ महेश सुरेश, दिनेश निरंतर रील बनावे। कोचिंग छोड़ महेश सुरेश, दिनेश निरंतर रील बनावे। और नेट यो टेट को भेदने वाले भी रूप रहस्य अभेद बतावे। कि प्यार की कई कविता रट मारे तबो इस प्यार से पार न पावे। हे कलिकाल की सुंदरियां बस टुइया भटेटू पे नाच नचावे। हे कली कालियों का घनत्व बढ़ाइए थोड़ा। वाह 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 पंडित जी, एक छंद और सुनो, हो गया स्वागत, वाह 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 वाह। 10-15 मिनट की और रचनाएं सुन लीजिए। संचालक जी का आदेश हो गया तो हमारा हो गया जब होता है उसके बाद 15 मिनट चलता है, तो 15 मिनट की और छोटी छोटी 4-5 रचनाएं सुन लीजिए। एक बहुत बढ़िया छंद सुनिए। साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। गूढ़भूत व्यंग मतलब व्यंजना, जहां वाच्यार्थ को दबा करके व्यंग्यार्थ की प्रतीति जहां होती है वहां गूढ़भूत व्यंग होता है। आप सुनेंगे आनंद लेंगे। हिंदी के शब्दों का, ये विद्यालय का प्रांगण है, हिंदी के शब्दों का इसमें कोई मतलब नहीं है, निरर्थक शब्दों से सार्थक प्रयोग। आप छंद सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अपना पड़ोसी देश चाइना, और वो हमेशा अखबारों में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप गंभीरता से सोचिए, जिस चाइना की खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेके वो डोकलाम और सिक्किम के प्रति आंख गड़ाए। चाइना, उसकी नेशनल हाइट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कहीं कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। ये भी देशभक्ति का तरीका है।
अब एक प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। मुझे मालूम है ठंडक काफी है, लेकिन आप सुन बहुत बढ़िया रहे, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, हम आपको एक छंद सुनाते हैं। अब प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा, आप बड़े लोग हैं। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रचना सुनिए। अरे एक छोटी सी रचना, आप सुनाइए। अब इतना ठंड है, आप भी बड़े लोग हैं, आयोजन बड़ा है, तो सुन लीजिए। ठंड तो पड़ी रही, 6 साल के बाद आ रहे हैं, तो मतलब कुंभ ना आएंगे तो ठंडा तो लगेगा ही, उसमें क्या करना है। फिर हमारा नंबर तो 6 साल के बाद ही आएगा, तो हम 6 साल वाला तो इसी साल सुनाएंगे ना। हम कोनो कमलेश शर्मा थोड़े हैं कि हर साल चले आएंगे। तो हमको तो 6 साल के बाद हाँ, अब 6 साल के बाद महाकुंभ लगेगा, तो फिर हम 12 साल के बाद। बड़े पंडित लोग जल्दी उपलब्ध होते भी नहीं, इसमें शर्मा जी का कोई दोष नहीं है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पानी लेके पहली बार आदमी बैठते देख रहा। अच्छा, उनको दे रहे, वो आपके चाचा हैं, भाई हैं? चाचा हैं, चाचे होंगे। हमारे यहाँ चाचा पिताजी को ही पानी दिया जाता है, उसके लिए एक पितृपक्ष महीना होता है जिसमें 15 दिन देना पड़ता है। इतना आदर हमारे यहाँ कोई किसी को नहीं करता, वो केवल 15 दिन गंगा किनारे दे देते हैं। लेकिन आप आदर्शवादी, धन्य हैं कि आप यहाँ भी ला के चाचा को पानी दिए, ईश्वर उनको सदगति दे। आप बात सुने, एक रचना आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी याद आ गई है। एक वो सुन लीजिए। जैसे भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, जब रामलीला मैदान में 1.25 लाख लोग खड़े हुए, मैं हूँ अन्ना की टोपी लगा के, भ्रष्टाचार के विरोध में। मुझे लगा जिस देश में 1.25 लाख लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। 1.25 लाख लोग तो आ गए भ्रष्टाचार के विरोध में। हमारे गांव का एक पॉकेटमार भी चला गया था, तो हमने उससे पूछा कि दिल्ली जाने के तो टिकट नहीं मिलते, तुम कैसे चले गए भ्रष्टाचार के विरोध में। कहा, गुरुजी 100 रुपया टीटी को दिए और आराम से एसी में बैठ करके गए। हमको लगा कि जब ऐसे ऐसे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में रामलीला मैदान में खड़े हो गए, तो आप प्रबुद्ध लोग हैं। अब एक छोटी सी, बहुत 2 मिनट की कविता, बहुत जल्दी में बाँच के अपना स्थान तुरंत जाके अपने आप ले लूँगा। आप सुन बहुत रहें बढ़िया तरीके से, आपका बहुत बहुत आभार। ये रचना सुन लीजिए कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारे दल छहाते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आर्यावर्त भारतवर्ष में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारे दल छहाते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। और यहाँ से सुन लीजिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा
कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए, बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। वाह 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 आप बड़े वाह लोग वाह हैं, वाह वाह आप सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती आप कुछ भी हो जाएंगे, भ्रष्ट नहीं हो। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए, बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहां मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारी भारतीय परंपरा है कि गर्भस्थ शिशु में अक्सर वही प्रभाव पड़ते हैं जो माँ बाप और इर्द गिर्द परिवार परिवेश का होता है। वो संस्कार गर्भस्थ शिशु में जरूर पड़ते हैं। आप देखिएगा कि 10 महीने तक मोबाइल से खेलने वाली माँ जब बच्चा पैदा कर रही है तो बिना मोबाइल देखे वो बच्चा दूध नहीं पीता। वो मोबाइल देखने का संस्कार गर्भ से ही लेके आ रहा है। यहां से कहने की कोशिश करता हूं, ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से, घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। 50 लाख के विदेशी बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे विदा कीजिएगा कि भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता, ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान।